नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 22 जुलाई 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। आज के वीडियो हम लोग सब क्या सा पढ़ने वाले हैं, तो कल का एक टॉपिक है उसे पढ़ेंगे। उसके अलावा आज के न्यूज़पेपर में भी कुछ टॉपिक हैं और उसके अलावा 2 टॉपिक हम लोग 4 जुलाई से भी पढ़ेंगे। तो इन सारे टॉपिक को मिलाकर के आज पढ़ेंगे। 73 बीपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो डिटेल में से डेली कवर कीजिएगा, अभी से रेगुलर रहिएगा। एक सोर्स से आपका सारा करंट तैयार हो जाएगा। कल बीपीएससी ने 70 बीपीएससी के छात्र जो हैं उनके मार्कशीट भी जारी कर दिए गए हैं। आप अपना फाइनल मार्कशीट जा करके देख सकते हैं जिन्होंने मेंस और इंटरव्यू दिया हुआ है। बच्चों के GS1 में बहुत सारे बच्चों के कम मार्क्स हैं। उसके पीछे DI कारण हो सकता है या जो भी कारण है आप अपने देख सकते हैं कॉपीज़ को। क्या सब चीज़ें हैं आज, तो जो प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पर, अब वो ऑर्गेनिक स्वरूप में और भी ज़्यादा विस्तृत हो गया है। ऑर्गेनिक स्वरूप इसलिए बोलूँगा क्योंकि कोई भी पार्टी उसको सपोर्ट अभी तक जंतर मंतर पर जा कर के नहीं कर रही है। दूर से उन्होंने किया। राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो प्रधानमंत्री आवास के समीप जा कर के वो धरने पर बैठे थे, जिसके बाद पुलिस से उन्होंने डिटेन किया था। लेकिन जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट है बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया, इसका स्वरूप जो है और बड़ा होते जा रहा है। देखते हैं कि इसका आउटकम क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये प्रोटेस्ट चल ही रहा है और उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। उनके डिमांड बहुत ही सीमित हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, शिक्षा मिनिस्टर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और उसके साथ में वो मांग कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी को तय किया जाए, जिम्मेदारी तय किया जाए किस चीज़ को लेकर के, तो एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर के। एजुकेशन में जो पेपर लीक्स होते हैं इन चीज़ों को लेकर के जिम्मेदारी तय की जाए। इसी गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले पेपर लीक को लेकर एक बहुत ही सख्त कानून बनाया, लेकिन उस कानून बनने के बावजूद भी पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकी है। हर दूसरे परीक्षा में पेपर लीक होता है। स्टेट लेवल पर तो स्तर लेवल और भी ज़्यादा ख़राब है। स्टेट स्तर पर अगर हम लोग देखेंगे तो स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है। बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, शायद ही कुछ पेपर होते हैं जो सही प्रकार से हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट तो जायज़ है। देखते हैं आगे क्या होता है। शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक है VB जी राम जी और मनरेगा के लिए जो सरकार ने रेट को तय कर दिया है। मनरेगा तो अब ख़त्म हो चुका है और उसके जगह पर VB जी राम जी लाया गया। इस तरह का इसका नाम क्यों है? बस है, सवाल नहीं पूछते आगे, बस है। क्यों इस तरह का अतरंगी नाम रखा गया? ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना मराठी, ना तमिल, ना कन्नड़, पता नहीं किस भाषा में है। VB जी राम जी, है ना। इस प्रकार का इसका नाम है मनरेगा का। इसमें सरकार ने मजदूरी दरों को तय किया है। राज्यवार सरकार ने मजदूरी दर को तय किया है। अब यह नए अवतार में रूरल गवर्नमेंट स्कीम है। जब इस स्कीम को लाया गया था तो दुनिया में पहली बार इस तरह की कोई योजना लाई गई थी मनरेगा, जिसमें अनस्किल्ड लोगों को, जिनके पास कोई स्किल्ड नहीं है, कोई भी उनके पास कौशल नहीं है, उनके रोज़गार की गारंटी ली गई थी। और अगर सरकार ने उनको रोज़गार नहीं दिया तो सरकार को बेरोज़गारी भत्ता देना पड़ता था। तो बिना स्किल वाले अकुशल श्रमिकों के लिए दुनिया की पहली स्कीम थी जिसमें रोज़गार की गारंटी ली गई थी। तो ये पहली इस प्रकार की स्कीम थी। अगर आपने उसमें स्कीम के तहत जॉब मांगा और अगर सरकार जॉब देने में आपको फेल हो जाती है तो सरकार आपको बेरोज़गारी भत्ता देती थी। लेकिन मनरेगा के स्वरूप को रोज़गार ग्रामीण जो रोज़गार है, इसमें सबसे बड़ी योजना थी है। मनरेगा के स्वरूप को चेंज करते हुए पिछले ही साल सरकार ने इसमें परिवर्तन किया। सरकार ने जो परिवर्तन करने के लिए बोला उसमें उन्होंने ये बोला कि इससे भ्रष्टाचार बहुत होता है, राज्यों के स्तर पर फाइनेंशियल रूप से अनियमितताएँ पाई गई हैं और सही प्रकार से पैसे का बंटवारा नहीं हो पाता है, बिचौलिए पैसे खा जाते हैं, रेट एक उचित नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ों का सहारा लेते हुए सरकार ने इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन क्या किया उसको भी ज़रा समझेंगे हम लोग, लेकिन फ़िलहाल इस न्यूज़ को देखते हैं। उसके बाद से हम लोग मनरेगा और VB जी राम जी, जो VB जी राम जी जिसका नाम है, इसको भी देखेंगे। अद्भुत सा नाम है, पता नहीं क्यों इस तरह का अतरंगी कर दिया। केंद्र सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत अकुशल मैनुअल श्रमिकों, अकुशल जिनके पास स्किल्ड नहीं है, हम उनकी बात कर रहे हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अनस्किल्ड जो लोग होते हैं कि मजदूरी दरों को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, यह नया अधिनियम मंगलवार से लागू हो गया। अब इस अधिनियम को नोटिफाई भी कर दिया। नोटिफाई का मतलब अब इसको लागू भी कर दिया गया है। इसे 2 दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, कितना सुंदर एक अक्षर का नाम था मनरेगा, है ना।
एक शब्द था, अब उसको वी बी फिर जी राम फिर जी आता है की जगह ले ली है अब इसने। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सूचना के अनुसार से विभिन्न राज्यों में दैनिक मजदूरी 300 रुपये से 409 रुपये के बीच में तय की गई है। 300 रुपये से 409 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी तय की गई। जिस दिन आपको रोजगार मिलेगा उसके तहत आपको 300 रुपये से हाईएस्ट 409 रुपये तक के इसमें पैसे मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये अकुशल श्रमिकों के लिए है। अकुशल श्रमिकों जो कुशल नहीं है, जिनको ट्रेंड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, वो 21 राज्यों के 89 प्रदेशों के लिए मजदूरी 300 रुपये तय की गई है। 2026 में कोई दिन भर काम करेगा, सरकारी रेट है कि उसको 300 रुपया दो। 300 रुपया में क्या खरीद सकता है वो, है ना? क्या खरीदेगा 300 रुपये में? ये हम लोग किस भारत की बात कर रहे हैं? 2026 के उस इंडिया की बात कर रहे हैं जिसमें मजदूरी दर आज भी 300 तय किया गया है। नेता लोग जो पानी पीते हैं ना, वो 500 रुपये का 1 लीटर पानी आता है। फ्रांस की एक जगह है, उसके नाम पर वो पानी बिकता है पूरी दुनिया में। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 तक की एक बोतल पानी 1 लीटर, ठीक है। और मजदूरी की कीमत 300 रुपये। पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, विवाद हो जाता है जब सवाल पूछते हैं तो। इनमें शामिल हैं गुजरात, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, छत्तीसगढ़ और कई सारे राज्य इसमें शामिल हैं। सिक्किम के 3 ग्राम पंचायत नाथंग, लाचुंग और लाचेन में 450 रुपये की विशेष निश्चित मजदूरी तय की गई है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की दरें इस प्रकार से हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग दरें दी गई हैं। बिहार में जो अनस्किल्ड लोग हैं उनके लिए मजदूरी तय की गई है 300 रुपये। कितना? 300 रुपये तय की गई है। रिचार्ज कितने का होता है पर मंथ? 28 दिनों का आजकल। 1.5 GB वाला अगर लेते हैं तो 300 साढ़े 300 का हो जाता है ना। हरियाणा में सबसे अधिक 409 रुपये की मजदूरी दर है, लेकिन मजदूरी में सबसे कम वृद्धि मात्र 2.25% की हरियाणा में ही की गई है। फिर भी यहाँ पर मजदूरी दर सबसे अधिक है, 409 रुपये के आसपास में है। उत्तर पूर्वोत्तर जैसे राज्यों में भी वृद्धि की गई है और सभी जगहों पर मजदूरी जो है वो बढ़ाया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। ये सब तो हो गए फैक्ट्स की बात कि कहाँ पर कितनी बढ़ी है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे दक्षिण राज्यों में 3% या उससे कम की वृद्धि हुई है। सबसे महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत में कम प्रतिशत वृद्धि के 2 मुख्य कारण हैं। बेस इम्पैक्ट, इन राज्यों में पूर्ण रूप से मजदूरी दर पहले से ही उच्च थी। दूसरा, नई दर मौजूदा मनरेगा मजदूरी मुद्रास्फीति को ध्यान में रख करके तय की गई है। इसलिए दक्षिण भारत के राज्यों में परसेंटेज के हिसाब से अगर देखेंगे, जैसे 400 रुपये था तब 2% में वृद्धि कर दी गई वहाँ पर, है ना, या 2.5% वृद्धि कर दी गई। तो इस प्रकार से वहाँ पर बढ़ाया गया है। बीबीजी रामजी के तहत मजदूरी एक बड़ी वृद्धि जैसी दिखती है, क्योंकि सरकार ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए मनरेगा मजदूरी दर नहीं बढ़ाई थी। यदि सरकार ने मनरेगा की दरें बढ़ाई होती पिछले साल ही, तो नए कानून में वृद्धि लगभग समान ही होती। तो ये भी यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। जो आपसे सवाल पूछेगा उस पर जरा चलते हैं हम लोग कि बीबीजी रामजी और मनरेगा में अंतर क्या है। जब इस स्कीम को लाया गया था तब मजदूरी दर 60 रुपया था प्रतिदिन के हिसाब से। फिर बाद में इसको 100 रुपया किया गया। फिर बाद में अभी धीरे धीरे बढ़ करके 300 रुपये तक आया है। लोएस्ट 300 है और हाईएस्ट जो है 409 रुपया है। आपसे कभी भी मजदूरी दर नहीं पूछा जाता है। बीबीजी रामजी और मनरेगा में क्या अंतर है, सरकार क्या मुख्य परिवर्तन करना चाह रही थी, इसे ज़रा समझते हैं, क्योंकि सवाल यहीं से आते हैं। बीबीजी रामजी का पूरा नाम क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसीलिए लास्ट का जी है, इसका मतलब ग्रामीण है, गांधी जी से नहीं है इसका कोई लेना देना। यह केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई एक नई ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसे भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी के नए अवतार के रूप में पेश किया जा रहा है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए रोजगार व आजीविका को सुनिश्चित करना है। एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि स्किल्ड लोगों के लिए रोजगार और आजीविका सुरक्षित करना है। स्किल्ड नहीं, स्किल्ड के साथ साथ अकुशल, मुख्य रूप से अनस्किल्ड जो लोग हैं उनके लिए ही यह योजना है। इस नए कानून ने 2 दशक पुराने मनरेगा को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया है, रिप्लेस कर दिया गया है, जिसको 2005 में लाया गया था। मनरेगा और बीबीजी रामजी में मुख्य अंतर क्या है? यहाँ से मेंस एग्जामिनेशन में भी सवाल बन सकते हैं। हो सकता है मैं ही आपसे पूछ लूँ कि मनरेगा और बीबीजी रामजी में क्या मुख्य अंतर है, स्पष्ट करें।
दोनों योजनाओं के बारे में पहले बताएंगे, उसके बाद से इनके अंतर के बारे में आप बताएंगे। अधिनियम का वर्ष और विजन क्या है? मनरेगा को 2005 में लागू किया गया था, जबकि वीवी जी राम जी को 2025 में लाया गया है। विकसित भारत के व्यापक दृष्टिकोण के लिए इसको लाया गया है, ताकि 2047 का जो हम विकसित भारत का लक्ष्य रखा हुआ है हमने, उसे हम तय कर सकें। मनरेगा के तहत केंद्र सरकार धारा 6 का उपयोग करके मजदूरी दरें अधिसूचित करती थी। नए वीवी जी राम जी अधिनियम में यह अधिकार धारा 10 के तहत में दिया गया है, जिसके जरिए अधिसूचित की जाती है। वीवी जी राम जी कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि इसके तहत तय की गई नई मजदूरी दरें मनरेगा के तात्कालिक मजदूरी दरों से कम नहीं हो सकती है। यानी कि मनरेगा में जो मजदूरी दर था उससे तो ज़्यादा ही इसमें मिलेगा, कम नहीं किया जाएगा। ऐतिहासिक रूप से मनरेगा के तहत मजदूरी को कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया था। वीवी जी राम जी के तहत वर्तमान दरें मौजूदा मनरेगा दरों और मुद्रास्फीति के आधार पर निर्धारित की गई हैं। सरकार ये देखती है कि भाई वर्तमान में महंगाई का दर क्या है, वर्तमान में क्या रेट है मुद्रास्फीति का, और उसके हिसाब से सरकार जो है वो रेट तय करती है। तो अर्थात अगर रेटों की हम लोग प्रासंगिकता देखेंगे तो आज ये जो वीवी जी राम जी बनाएगा इसमें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वर्तमान कंडीशन में अगर मुद्रास्फीति मान लीजिए बढ़ जाती है तो अगले साल सरकार क्या कर सकती है? मजदूरी दरों को बढ़ा सकती है। यानी कि पहले जो मनरेगा में था कि मजदूरी दरें लगभग फिक्स रहती थी, बहुत कम परिवर्तन होते थे उसमें, ये चीज़ इसमें ख़त्म हो गया है। इसमें है कि सरकार मुद्रास्फीति के तहत मजदूरी दर को बढ़ा सकती है। स्थिरता और निरंतरता, सरकार ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी नहीं बढ़ाई थी। वीवी जी राम जी ने अब उन रुकी हुई दरों को बढ़ा करके नई और उच्च मजदूरी जैसे 2021 राज्यों के लिए 300 रुपये प्रदान की गई। इसके अलावा भी कुछ अंतर हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। मनरेगा जो था, मनरेगा भाइयों बहनों, मनरेगा में क्या था कि सारा खर्चा जो है वो केंद्र सरकार उठाती थी, जबकि इसमें क्या किया गया? वीवी जी राम जी में 60 और 40 में खर्चों को बांट दिया गया है। मनरेगा में क्या था? भुगतान जो है 15 दूनी के भीतर आ जाता था, जबकि वीवी जी राम जी में भुगतान साप्ताहिक रूप से तय किया जा रहा है। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा अंतर है वो है ये कि मनरेगा में ये था कि फसल कटाई के सीज़न में काम को नहीं रोका जाता था, लेकिन सरकार ने वीवी जी राम जी में कहा है कि फसल कटाई का जो दिन होता है 60 दिन के करीब में, उसमें काम नहीं देगा। उसमें अगर आप काम मांगते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो आपको काम दे। इसके अलावा वीवी जी राम जी में फर्जीवाड़े इत्यादि को रोकने के लिए AI जैसे टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा अंतर जो है फंडिंग का स्तर पर है। पहले 100% फंडिंग था, अब 60-40 का फंडिंग कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा अंतर रखा गया है। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिए। अब भुगतान भी मासिक था मनरेगा में, इसमें साप्ताहिक कर दिया गया। और बुआई के समय में मनरेगा में काम नहीं रोका जाता था, जबकि इसमें काम बुआई के समय में रोका जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्वामित्व स्कीम। इसके बारे में हर एग्जाम में सवाल पूछा जा रहा है। हर एग्जाम मतलब हर एग्जाम में, UPSC 69 BPSC, हर एग्जाम में स्वामित्व योजना सवाल आ रहा है। गवर्नमेंट टू इशू स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड इन लाल डोरा एरिया, ये दिल्ली का एरिया है जहाँ पर स्वामित्व योजना के तहत में प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे। लेकिन दिल्ली के एरिया से हमें क्या लेना देना? हमें लेना देना है स्वामित्व स्कीम के बारे में, तो उसे ज़रा समझेंगे। पहले न्यूज़ को शॉर्ट में देख लेते हैं। दिल्ली सरकार लाल डोरा आबादी वाले गाँव को डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के लिए व्यापक सर्वेक्षण करी। जल्द ही निवासियों को स्मार्ट संपत्ति कार्ड जारी किया जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौते के माध्यम से केंद्र की स्वामित्व योजना के तहत दिल्ली के 48 गाँव को कवर किया गया है और इनको स्मार्ट जो कार्ड है वो जारी किया जा रहा है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में लाल रेखा से चिन्हित किया है ताकि उन्हें आसपास की कृषि भूमि से अलग किया जा सके। अब तक 30 गांव में सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। उसके बाद से सरकार जो है अब डिजिटली रूप से इनको ये पंजीकृत करके बांटना भी कार्ड शुरू कर रही है। तो ये तो हो गया है भाई न्यूज़ दिल्ली का, इससे हमारे लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप उपयोग कर सकते हैं अपने परीक्षा में, मेंस में, लेकिन स्वामित्व योजना महत्वपूर्ण है। क्या है स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म? तो सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, इसको स्वामित्व इंग्लिश में बोलते हैं, स्वामित्व हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वामित्व योजना नाम दिया गया है। यह पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। क्या है? तो भाई पंचायती राज मंत्रालय का नाम याद रखना है। इस योजना को 24 अप्रैल 2020 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को पायलट चरण में 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लॉन्च किया गया था।
24 अप्रैल 2021 को पूरे देश स्तर पर लॉन्च किया गया था। 2020 में पायलट प्रोजेक्ट चला, 2021 में पूरे देश स्तर पर लॉन्च किया गया था। इस योजना में ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र में भूमि के पार्सल की मैपिंग के लिए ड्रोन तकनीक, कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन CORS नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है। मतलब पूरा कोई ज़मीन का टुकड़ा है तो ड्रोन मैपिंग के ज़रिए और तकनीक के ज़रिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये ज़मीन जो है ये इस व्यक्ति का होगा, जिससे क्या हो, सीमाओं को लेकर के जो विवाद है पूरे देश भर में ज़मीन को लेकर के वो चीज़ कम हो, अदालतों पर बोझ भी कम आए। अर्थात तकनीक का उपयोग करके इसमें हम लोग मैपिंग कर रहे हैं। सर्वे ऑफ इंडिया इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में कार्य करता है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से लागू की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण घर के मालिकों के अधिकारों का रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान करना, जिसके तहत उन्हें कानूनी संपत्तिकार प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाता है कि ये रहा आपका प्रॉपर्टी कार्ड, ये प्रॉपर्टी और ये आपका है, जिसका एरिया और जियो टैगिंग की जाती है, जिससे क्या हो, झगड़ा झंझट जो हो जाता है गांव घर में, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो गांव घर में ज़मीन को लेकर के ही होता है, तो उस तरह के विवादों को ख़त्म किया जा सके, इसलिए ये सरकार योजना लेकर के आई थी। यह ग्रामीण निवासियों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाता है कि आपके नाम पर कोई चीज़ है रिकॉर्ड, तो आप उसको कहीं पर भी बैंकों में आसानी से दिखा सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में, जिससे ये विवाद ना हो कि हाँ भाई ये संपत्ति दिखा रहा है इसी का है कि नहीं है। सटीक भूमि रिकॉर्ड, उच्च रिजोल्यूशन वाले मानचित्रों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधित विवाद और कानूनी मामलों को कम करने में मदद मिलती है। यह योजना सटीक GIS मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाले ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम भी यह बन रही है, उनके लिए तैयार कर रही है, जिससे ग्राम पंचायत में अगर डेवलपमेंट करना हो तो भी हमें पता हो किस एरिया में डेवलपमेंट किया जा सकता है। प्रॉपर्टी टैक्स का स्पष्ट निर्धारण संभव होगा, जिससे उन राज्यों में ग्राम पंचायतों के राजस्व में सीधे तौर पर वृद्धि होगी जहां यह व्यवस्था लागू है। इस प्रकार के सरकार काम कर रही है स्वामित्व योजना के तहत में। स्वामित्व योजना वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में है, एजुकेशन फॉलिंग शेयर इन बजट ओवर 12 ईयर्स, जिसमें एजुकेशन को लेकर के चूँकि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये भाई साहब हैं, इनका नाम बहुत फेमस है ये, और ये इकोनॉमिक्स इंडियन एक्सप्रेस में इकोनॉमिक्स में सबसे बेहतर यही लिखते हैं, तो ये लिख रहे हैं और हम लोग ज़रा समझेंगे कि क्या कहा है इन्होंने, एजुकेशन का शेयर क्यों गिरा रहा है बजट में। जब देश में इतनी बड़ी आबादी हो युवाओं की, तब स्किल्ड इंडिया का शेयर, स्टार्टअप इंडिया का शेयर और एजुकेशन का शेयर गिरना बजट में ये सही नहीं होता है। इतनी बड़ी आबादी है, बिना एजुकेशन के तो भीड़ बन जाएगी वो, है ना। सबके बाल बच्चे विदेश से पढ़ रहे होते हैं। 2026 के नीट UG प्रश्न पत्र लीक के कारण नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। इससे आपको क्या सीखने को मिला, ये जो पहला पॉइंट लिखा गया है, इससे आपको क्या सीखने को मिला। इससे ये सीखने को मिलता है कि जब भी इस प्रकार के सवाल आए एग्जामिनेशन में जो कहीं से भी करंट के मुद्दों से जुड़ रहा हो, तो इंट्रो में हमेशा करंट की चर्चा करते हैं। कल मैंने आंसर राइटिंग को लेकर एक वीडियो में समझाया था, इंट्रो में अगर करंट से आप जोड़ करके इंट्रो की शुरुआत कर पा रहे हैं तो सबसे बेहतर होता है वो, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, जंतर मंतर पर जो चल रहा है प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रहे हैं, उसके कारण से चर्चा में है, बस, है ना। पिछले एक दशक में भारत में 150 से अधिक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि जो जंतर मंतर पर हैं वो देश विरोधी हैं, वो CIA के एजेंट हैं। ये आज का नहीं है प्रचलन। इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण को CIA एजेंट कहा था, है ना। कांग्रेस पार्टी ने उस समय के 2013 के 2011-12 के आंदोलन के दौरान अन्ना हजारे, मोदी जी, रामदेव को CIA एजेंट कहा था। मोदी जी के पीछे CBI लगी हुई थी। तो हमेशा की सरकार कोशिश करती है कोई भी आंदोलन हो तो उसको डिफेम किया जाए, है ना। तो ये मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है तो आप इस्तीफा दो, अकाउंटेबिलिटी तय होगी। एक इस्तीफे से क्या बदल जाएगा, अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू करेंगे, जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे। 45 प्रमुख पेपर लीक मामलों में केवल 2 में ही सज़ा हो पाई है, 2।
केवल 2 में 45 बड़े पेपर लीक हुए हैं, इनमें से केवल 2 में ही सजा हुए, 150 से ज़्यादा तो टोटल पेपर लीक हैं, जो जवाबदेही की भारी कमी को दर्शाता है। बात केवल इसी की तो है, अकाउंटेबिलिटी की तो है, और क्या है। न बीजेपी का है, न कांग्रेस का है, न सीजेपी, किसी पार्टी के पक्ष में खड़े नहीं होना चाहिए। आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको सबको सलाम करना है, अकाउंटेबिलिटी तो तय होना चाहिए, हम अकाउंटेबिलिटी पर ही टिके रहेंगे। ठीक है, तो बात अकाउंटेबिलिटी की है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो आप जिम्मेदार हैं, बस बात इतनी सी है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। बजट विश्लेषण का पैमाना जरा करते हैं। 2009-10 के बाद से, बहुत पहले से ले रहे हैं हम लोग, केंद्रीय बजट के कुल आकार में हर साल औसतन 10.4% की वृद्धि हुई है। सरकार का बजट हर साल 10 रुपया से बढ़ रहा है। पिछले साल 100 रुपया, तो इस साल 110 रुपया, अगले साल 121 रुपया, फिर उसका 10%, फिर उसका 10%, इस प्रकार से हर साल बढ़ रहा है ये बजट। इसलिए सरकार की प्राथमिकताओं को समझने के लिए किसी मंत्रालय का आवंटित पूर्ण राशि के बजाय कुल बजट में उसके परसेंटेज को देखना सही पैमाना होता है। आप अगर कमा ही ज़्यादा रहे हैं लेकिन आप अपने अय्यासी पर सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, अर्थात आप एजुकेशन पर खर्च नहीं कर रहे हैं, हेल्थ पर खर्च नहीं कर रहे हैं, तो कमाई से क्या लेना देना। अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, तो है ना। तो अगर हमारा बजट बढ़ ही रहा है लेकिन एजुकेशन पर खर्चे कम हो रहे हैं, हेल्थ पर खर्चे कम हो रहे हैं, तो फिर इस प्रकार के बजट बढ़ने का आम लोगों को लाभ तो तुलनात्मक रूप से कम होगा। जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें तो सुधार कम होगा। यही चीज़ यहाँ ये कह रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शिक्षा बनाम बुनियादी ढांचा तीव्र अंतर है। शिक्षा मंत्रालय पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम था। सबसे बड़ा अभूतपूर्व सुधार जो किया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। का हिस्सा 2013-14 में 4.6% से गिर करके 25-26 में 2.5% रह गया है। जब मोदी जी सरकार में आए थे तब इसका बजट था 100 रुपया, अगर सरकार के पास उस समय होता था तो उसमें लगभग में 4.5 रुपया से ज़्यादा पैसा एजुकेशन मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर खर्च किया जाता था। आज के बजट में अगर 100 रुपया सरकार के पास है तो मात्र 2.5 रुपया उस पर खर्च किया जाता है। रुपए की मात्रा बढ़ गई होगी, परसेंटेज की हम लोग बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा है। स्कूल शिक्षा विभाग का हिस्सा 12 साल पहले की तुलना में आधे से भी कम रह गया है, जबकि उच्च शिक्षा विभाग का हिस्सा पहले की तुलना में 60% है लगभग में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बजट के हिस्से में साल दर साल मामूली उतार चढ़ाव आया है, लेकिन लंबी अवधि में यह हिस्सा स्थिर ही बना हुआ है। अर्थात एजुकेशन एंड हेल्थ केयर जो दो सबसे अहम हिस्सा है लोगों के डेवलपमेंट का। देखिए, कोई भी गरीबी से किस प्रकार से निकलता है। गरीबी अगर आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में तो आप पढ़ा होगा कि मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि 4 समिति रट लिया और आगे बढ़ गए, वो वाला गरीबी पढ़ना नहीं होता। गरीबी पढ़ना का मतलब उसको पढ़ना होता है, बैठ करके समझना पड़ता है कि क्या होता है, समाधान पढ़ना पड़ता है कि भारत जब से आज़ाद हुआ तब से सरकार ने अलग अलग प्रयास कौन कौन से किए, समाधान के, नीतियाँ क्या रहीं, तो उसको पढ़ना बोलते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गरीबी से निकलने के लिए पूरे दुनिया का जो वैश्विक पैमाना है वो 2 ही है। क्या है? अगर वाकई गरीबी ख़त्म करना, पहला है गुड एजुकेशन, एजुकेशन बेहतर दीजिए, और दूसरा क्या है, गुड हेल्थ केयर सिस्टम जो है ये बेहतर होना चाहिए। ये 2 चीज़ अगर आपने देश की जनता तक पहुंचा दिया तो आप गरीबी से देश को निकाल ले जाते हैं। कैसे भाई? मान लीजिए कोई एक परिवार है, उसमें 2 बच्चे हैं, अभी वो परिवार बहुत गरीब हैं, रिक्शा चलाते हैं या बहुत मामूली काम करते हैं। उनको बचपन से ही बहुत अच्छा एजुकेशन मिलेगा। आगे जाकर के हो सकता है कि कोई इसमें से इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो जाए, या कोई डॉक्टर मेडिकल वाले क्षेत्र में चला जाए, या कोई एक ऑफिसर बन जाए, एसआई बन जाए, एसडीएम बन जाए, डीवाईएसपी बन जाए, तो पूरा परिवार क्या होगा? पूरा परिवार गरीबी के स्ट्रक्चर से बाहर निकल आएगा। सॉफ्टवेयर कंपनी में ही उसको जॉब लग जाए, तो ये उसको एजुकेशन देना किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की। आर्टिकल 12 वाले स्टेट की, वेलफेयर स्टेट की जो हम लोग बात करते हैं उसकी जिम्मेदारी है। तो क्या हुआ भाई, वहाँ से वो निकल पाया। वो तब तो अच्छा एजुकेशन लेगा। मान लीजिए गरीबी है तो स्वास्थ्य चीज़ों का, स्वच्छ चीज़ों की कमी होगी, पोषण की कमी हो सकती है, उसके खान पान में कमी हो सकती है, हो सकता है बीमार पड़े, वो बीमार पड़ते ही उसका सारा कुछ ख़त्म हो जाए।
तो इसलिए अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम की भी आवश्यकता पड़ती है। ये दो चीज़ें अगर सरकार बेहतर कर लेती है तो कोई भी परिवार गरीबी से निकल पाता है, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ पर क्या होता है, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, जिसमें 5 सालों में आपको डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की, कोई बच्चा कैसे जीवन में आगे बढ़ेगा। इसके विपरीत सड़क निर्माण, राजमार्गों पर खर्चे होने वाले धन का हिस्सा 12 वर्षों में लगभग 3 गुना हो गया है। 12 साल पहले शिक्षा स्वास्थ्य दोनों को मिलाकर के वार्षिक बजट का 6.5% मिलता था, जबकि सड़क परिवहन को केवल 1.8% मिलता था। वर्तमान में शिक्षा स्वास्थ्य को मिलाकर के केवल 4.5% प्राप्त होता है और सड़क परिवहन रोजगार मंत्रालय को 5.8% प्राप्त होता है। यानी कि पहले की सरकारों की यह सोच थी, ये नीति निर्माण में हिस्सा होता था कि एजुकेशन पर ज़्यादा खर्चा किया जाए, पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा खर्चा किया जाए, अभी सड़क निर्माण पर, बाकी चीज़ों पर थोड़ा सा कम खर्चा किया जाए, क्योंकि धीरे धीरे करके सड़क निर्माण हम करेंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है। वर्तमान की सरकारों का ये रहा है कि ये हिस्सा जो है वो ज़रूरी है अपनी जगह, लेकिन सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी सही है। पॉलिसी में परिवर्तन को देखना है कि कहाँ पर पॉलिसी में, सोच में परिवर्तन है। क्या अच्छे सड़क नहीं चाहिए क्या देश को? बिल्कुल चाहिए, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य पहले चाहिए, तब अच्छे सड़क चाहिए। ये दोनों में परिवर्तन में अंतर को समझिएगा। एक्सप्रेसवे बहुत अच्छी चीज़ होती है, कम्युनिकेट करने के लिए, जाने आने के लिए, परिवहन के लिए बहुत आवश्यक चीज़ होती है, लेकिन स्वास्थ्य जो है उससे भी आवश्यक चीज़ होती है। ये पहले की सरकारों की सोच थी। वर्तमान सरकारों की जो सोच है वो भी आपको समझा दिया गया है। सरकार की स्किल इंडिया पहल 2015-16 में इसके लिए नए मंत्रालय के निर्माण के बावजूद कौशल विकास मंत्रालय का बजट हिस्सा बहुत कम रहा है। 15-16 में मात्र 0.0% से शुरू हुआ और 25-26 में फिसल करके 0.05% पर यह आ गया है। मुख्य निष्कर्ष ये है, बजट आवंटन का यह रुझान स्पष्ट करता है कि भारत के भविष्य के युवाओं में निवेश की तुलना बुनियादी ढांचे के निर्माण सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। कि बुनियादी ढांचे का निर्माण कर लेते हैं, युवाओं का क्या है उनको तो हम बाद में देख लेंगे। यह स्थिति अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गालब्रेथ की इस कथन की याद दिलाती है। ये कथन नोट कर लीजिएगा, ये कथन नोट कर लीजिएगा कि मुझे चीज़ों में अधिक निवेश करने और लोगों में कम निवेश करने की हमारी प्रवृत्ति को लेकर के चिंता है। चीज़ों में अधिक निवेश करना, थिंग्स में, आई एम वरीड अबाउट द टेंडेंसी टू ओवर इंटरेस्ट इन द थिंग्स एंड अंडर इन्वेस्ट इन द पीपल। मतलब लोगों में कम निवेश और चीज़ों में, वस्तुओं में ज़्यादा निवेश, इसको लेकर के अर्थशास्त्रियों ने चिंता व्यक्त की है। ये आज का आर्टिकल हो गया, इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये 4 जुलाई की टॉपिक है। बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को अनुमति दे दिया था सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत में बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अधिसूचित किया है, जिससे वैश्विक निवेशकों को बिना किसी भारतीय संयुक्त उद्यम भागीदार के भारत बीमा व्यवसाय करने की अनुमति मिल गई है। कोई दुनिया की कंपनी है वो भारत में आकर के बिना किसी भारतीय कंपनी से समझौता किए बिना, पहले था कि आप निवेश करेंगे तो भारतीय कंपनियों के साथ ही आपको इस देश में बीमा बेचना। बीमा क्या होता है? कुछ नहीं होता है, केवल मूर्ख बनाने का काम होता है, लेकिन कभी कभी ज़रूरी होता है। जैसे आपने हेल्थ बीमा खरीदा, हेल्थ स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा, ठीक है। क्या होता है उसमें? आप मंथली पैसा देते जाते हैं उनको। जैसे अलग अलग कंपनियों के सालाना रेट होते हैं 15,000, 16,000, आप उनको साल में 15,000, 16,000 बस दे रहे हैं, ठीक है, बस दे रहे हैं। अगर आप कभी बीमार पड़े, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जो दिखाने जाएंगे वहाँ का बिल तो 2 लाख 3 लाख का होता है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख का होता है। तो ये कंपनी आपने जितने का प्रीमियम लिया होगा उस हिसाब से आपका बिल का पेमेंट हॉस्पिटल में कर देगी। और अगर आप बीमार नहीं हुए तो सारा पैसा उनके पास रहता है। इस प्रकार से बीमा का सिस्टम काम करता है कि इसी प्रकार से टर्म इंश्योरेंस होता है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, अगर आप मर जाते हैं तो आपके मरने के बाद आपके परिवार को इतना रुपया दे दिया जाएगा। ये बीमा का स्ट्रक्चर है पूरी दुनिया में। फिर इसी प्रकार से कार इंश्योरेंस होता है, अनिवार्य होता है भाई, कार इंश्योरेंस वगैरह, मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस, है ना। तो ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको? ये बता रहा हूँ मैं आपको किस प्रकार से बीमा काम करता है, ठीक है। अब इसमें भी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर अगर सरकारी हॉस्पिटल हो जाए तो कौन बीमा खरीदेगा, कौन जाएगा वहाँ इलाज करवाने? तो पूरा बीमा का, हेल्थ बीमा का सेक्टर है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो ये पूरा साइकिल है कि आप
हॉस्पिटल को और महंगा करो, बिल को डरावना बनाओ, जिससे लोग भाग भाग करके आएँ बीमा खरीदने। बीमा खरीदेंगे तो वो बीमा का पैसा आपके पास जाएगा। ये पूरा साइकिल है, ये साइकिल के रूप में ही चलता है। कुल विदेशी निवेश में पोर्टफोलियो निवेश को भी शामिल होते हैं। इसे चुकता इक्विटी पूंजी के 100% तक की अनुमति है, जो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के सत्यापन के अधीन में यह आता है। यह नीति संशोधन सबका बीमा सबकी रक्षा अधिनियम 2025 के अनुरूप है, जिसे दिसंबर में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसमें FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर के 100% कर दिया गया। मोदी जी आए थे जब, तब उन्होंने 74% किया था, अब उसको बढ़ाकर के 100% कर दिया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ये बहुत बड़ी कंपनी है। कितने देश खरीद लेगी, इतनी बड़ी कंपनी है ये। विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग के तहत 20% पर ही सीमित रहेगा। यह 100% की सीमा बीमा मध्यस्थों जैसे कि ब्रोकर, कॉर्पोरेट एजेंट, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वेयर आदि पर भी लागू होती है। बहुसंख्यक विदेशी स्वामित्व वाले मध्यस्थों को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत में लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित होना चाहिए। इसके तहत में अब हो गया है कि 100% आप कोई विदेशी बीमा कंपनी भारत आओ, अपना दुकान लगाओ, बीमा बेचो, पैसा कमाओ, इस प्रकार से चीज़ें कर दी है सरकार ने। नियामक और घरेलू नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए विदेशी निवेश वाली बीमा कंपनियों को अध्यक्ष, प्रबंधन निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कम से कम एक निवासी भारतीय नागरिक को नियुक्त करना होगा। चूँकि पेंशन क्षेत्र में FDI सीमा वैधानिक रूप से बीमा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, इसलिए पेंशन फंड प्रबंधन में यह उच्च सीमा 100% स्वचालित रूप से लागू हो जाएगी। तो 100% भारत सरकार ने इंश्योरेंस में अनुमति दे दी है FDI की। नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि नेशनल अवार्ड बांटे गए हैं। आदिवासी फिल्म निर्माता रवि राजा मुर्मू, उनकी फिल्म अंगेन घात्रम, तो अंगेन जो फिल्म है उसको नेशनल अवार्ड दिया गया है। ये इनके संघर्षों को भी दिखाता है। इनको पैसा नहीं मिल रहा था कहीं से। जो आपके अंदर क्षमता होती है ना किसी चीज़ को कर जाने की, तो आपको हकीकत में कोई किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद से कर जाते हैं। यही इन्होंने करके दिखाया। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले, सोचिए ज़रा कितना पिछड़ा हुआ जिला है ये पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड का। 33 वर्षीय संथाली फिल्म निर्माता रवि राजा मुर्मू ने अपनी 12 मिनट की संथाली लघु फिल्म अंगेन के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से एक निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ नवोदित फिल्म का पुरस्कार इन्होंने जीता। बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर, इसका खिताब इस 33 वर्षीय व्यक्ति को, जो पूर्वी सिंहभूम जिला में झारखंड में कहीं रहता है, रवि राजा मुर्मू, उनको दिया गया है। इनका लघु फिल्म है, शॉर्ट फिल्म जिसको कहते हैं, उसके लिए इनको दिया गया। फिल्म का नाम क्या है वो कभी अब जीवन में नहीं भूलेंगे आप। इस प्रकार से मैंने आपको बताया है। अंगेन याद रखिएगा। अंगेन का मोटे तौर पर अनुवाद अदृश्य या अनदेखा या गायब होता है, जिसका अर्थ कुछ ऐसा है, मौजूद है लेकिन धीरे धीरे दृष्टि से ओझल हो जाता है। मतलब अभी तो आपको दिख रहा है लेकिन धीरे धीरे करके कोई चीज़ क्या होता है, दृष्टि ओझल हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं अब दिख नहीं रहा है वो। अंगेन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली संथाली भाषा की फिल्म है। इस मंच पर मान्यता प्राप्त करने वाली किसी आदिवासी भाषा में बनी केवल दूसरी फ्रिक्शन फिल्म है ये। इससे पहले उरांव फिल्म निर्माता निरंजन कुजूर की कुरुख भाषा की शॉर्ट फिल्म एडपा काना गोइंग होम ने 2016 में 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता था। तो इससे पहले का ही बता दिया मैंने, और अंगेन भी बता दिया, अंगेन घात्रम आगे पता होगा आपको। तो ये पुरस्कार जीता है उन्होंने। प्रेरणा और फिल्म निर्माण की चुनौती, मुर्मू ने पुणे के FTII से पढ़ाई की है। यह फिल्म बनाने का विचार उन्हें तब आया जब पुणे से अपने घर लौटे और देखा कि तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, और उसने गांव के परिदृश्य को बदल दिया। दिखता तो हर किसी को है ये, गांव में बहुत कम आपको नवयुवक दिखेंगे। उत्तर बिहार के गांव में तो और भी स्थिति खराब है। मूल रूप से इसे एक फीचर फिल्म के रूप में लिखा गया है, लेकिन 20 से 25 करोड़ रुपए की निवेश नहीं था उनके पास में, तो उन्होंने इसको छोटे तौर पर बनाई ताकि कहानी को दिखाया जा सके। तब इनको पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। प्रसून जोशी साहब हैं, राग दरबारी बेहतर गाते हैं, ये बहुत अच्छे राइटर हैं प्रसून जोशी। आपने गाना सुना है गजनी फिल्म का, कैसे मुझे तुम मिल गए वाला, तो वो गाना, तारे ज़मीन पर के गाना, बहुत बेहतर इन्होंने काम किया है। खैर इस सरकार के बहुत बड़े पैरोकार भी हैं, तो इसलिए इनको पुरस्कार भी मिलता रहता है। प्रसून जोशी साहब, प्रसून जोशी प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय प्रसिद्ध गीतकार लेखक प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये अच्छा पद होता है भाई।
जोशी अगस्त 2017 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं और संभवतः पहली बार है जब किसी व्यक्ति को IB मंत्रालय द्वारा दोनों पदों पर एक साथ नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती के अध्यक्ष का पद दिसंबर 2025 से रिक्त था, जब पूर्व नौकरशाह नवनीत सहगल ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रसून जोशी 2016 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के ट्रस्टियों में से एक हैं। इससे पहले उन्होंने मैककेन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के CEO और मैककेन वर्ल्ड ग्रुप एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया है। तो ठीक है, प्रसून जोशी जी के बारे में याद रखिएगा। बहुत बेहतर लिखते हैं गाना वगैरह, गीत संगीत तो बहुत बेहतर लिखते हैं, मतलब अलग होता है। जब ये कुछ भी लिखते हैं तो अलग दिखेगा आपको कि हाँ प्रसून जोशी ने लिखा है। लेकिन ठीक है, प्रसार भारती के इनको बनाया गया है, ज़रूर याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे हम लोग। ठीक है, प्रसार भारती के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर डाल रहा है कि हाँ ये रहा यार। प्रसार भारती भारत का वैधानिक स्वायत्त लोक सेवा प्रसारक है, जिसकी स्थापना प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत में किया गया था। यह संस्था 1997 से चालू है। इसके 2 प्रमुख प्रभाग हैं, ऑल इंडिया रेडियो जो दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क में से एक है, और दूरदर्शन जो भारत का TV प्रसारक भी है। इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।